नमस्कार, पैंथर्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड, देखिए दोनों वैकेंसी निकली हुई है, दोनों ही अपनी जगह इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की। अगर हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं तो सेकंड ग्रेड अपने आप होता है। कैसे होता है मैं अभी बताऊंगी, और इसके कुछ स्पेशल टॉपिक हो गए, जैसे इसके अंदर केमिस्ट्री भी आएगी अपने पास, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको केमिस्ट्री ग्रेजुएशन लेवल तक की मैं कवर करवा दूं। बेसिकली मेरा जो कंसंट्रेशन रहेगा वो केवल फिजिक्स के ऊपर रहेगा, ठीक है। फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की। देखिए मेरा चैनल कम्प्लीटली फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और टिल एग्ज़ाम डेट तक हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। और दूसरा आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है इसमें, मेरा कभी भी आपको पेड जो आपको ये अभी दुकानें वगैरह खुली है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई भी फीस नहीं होगी एंड टिल लास्ट डेट एग्ज़ाम तक कोई भी कॉस्ट नहीं होगी। दूसरा, मैं लेक्चर मेरे कंसाइज करने की कोशिश करूँगी, जैसे कि आधे घंटे में या 20 मिनट में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। रीज़न ये रहता है कि जब हमारा 1 घंटे का लेक्चर हो जाता है तब हम लोग क्या हो जाते हैं, थोड़े फेडअप हो जाते हैं, ठीक है। और फिर प्रॉब्लम्स के करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता, इसलिए बेहतर ये है कि हम लोग आधे घंटे या 20 मिनट का लेक्चर रखेंगे और एक दिन ऐसा शेड्यूल कर लेंगे जिस दिन हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल जो भी एग्ज़ाम पैटर्न सेट हो रहे हैं मैक्सिमम के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। तो हम लोग उसके ऊपर भी कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन उसके लिए थ्योरी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि हमारा 1 या 2 लेक्चर के अंदर उसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए और देन गो फॉर द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट, जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस मैंने सेकंड ग्रेड का दोनों का देखा, तो एक कंक्लूजन निकला ऑल ओवर का कि पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड के अंदर हमारा सिलेबस को डिवाइड किया गया है। फोर्थ और फिफ्थ जो है वो आपके उसके साइकोलॉजी वगैरह के हैं, तो मैं वो नहीं पढ़ा सकती, ठीक है। तो मैं केवल फिजिक्स पढ़ा पाऊँगी। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सिमिलर सिलेबस चलता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सेकंड ग्रेड वालों के लिए एक ऑप्शन ये है कि वो इस पार्ट थर्ड को छोड़ सकते हैं, जो कि हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के पास होगा। वो केवल फर्स्ट और सेकंड का कुछ पार्ट कर ले तो उनका एग्ज़ाम निकल जाएगा, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। देखिए पार्ट फर्स्ट के अंदर अभी हम केवल फर्स्ट ग्रेड की डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट जो है इसका, वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पार्ट फर्स्ट फॉर फिजिक्स, इसके अंदर इन्होंने 28 टॉपिक दिए हैं, हमें 28 टॉपिक दिए हैं। अच्छा, मैं बायलैंग्वेज करवाऊंगी, ठीक है। 28 टॉपिक हमें दिए गए हैं, ठीक है। अब 28 टॉपिक जो है वो हमारे कौन से हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल के हैं। अब ये पार्ट जो है मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर हम इस पार्ट को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, 28 टॉपिक्स मैं अभी इन डिटेल बताऊंगी कि कौन कौन से हैं, तो ये पार्ट सेकेंड हमारा हो जाएगा। और फिर पार्ट थर्ड जो है वो मुश्किल से हमारा 5 या 10 दिन का मान लीजिए रहेगा ये पार्ट थर्ड। लेकिन पार्ट सेकंड तो अपनी जगह इम्पोर्टेंट है ही, देखिए। लेकिन इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक फिक्स एरिया है, ठीक है। हम उसी को फॉलो करते जाएंगे और उसी को पढ़ते जाएंगे, फिक्स बुक्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो पार्ट फर्स्ट है ये बहुत टिपिकल है। अगर हमारा पार्ट फर्स्ट मतलब कि 11th-12th, देखिए 11th-12th हम लोग जब पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाते हैं तब तक मैक्सिमम लोग भूल चुके होते हैं, और जब ये आ जाती है 11th-12th तो हाथ पैर फूल जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 11th-12th जो बेस है उसको पकड़ के चलना है, ठीक है। और इसके लिए बुक्स केवल और केवल हमें फॉलो करनी है NCERT या फिर RBSC,
वैसे तो देखिए आरबीएससी के अंदर अभी एनसीईआरटी ही पैटर्न चालू है, तो दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस इतना है कि इसमें गलतियाँ थोड़ी कम होती है, इसलिए हम इसको कंसीडर करेंगे। और कुछ एडवांस प्रॉब्लम भी हम लोग इसमें लेंगे, क्योंकि आजकल थोड़ा सा मैंने पेपर्स के अंदर देखा है कि थोड़ा सा एडवांस लेवल का पेपर सेट होने लगा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का होगा और 11th-12th का कुछ एडवांस लेवल की भी प्रॉब्लम लेंगे, जिससे जैसे कि रेडियो एक्टिविटी हो गई, उसके अंदर क्या अच्छी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो अगर हम सीनियर सेकेंडरी लेवल को बहुत अच्छे से कर पाएंगे तो ही हम इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी को हमने बहुत अच्छे से कर लिया, देन ग्रेजुएशन होगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो देखिए लिमिटेड टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, उनको हम बहुत जल्दी कवर अप कर सकते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और रिसेंटली हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की होती है, तो ये बहुत ईजी होता है पोर्शन। ठीक है, तो मेन जो टिपिकल टास्क होता है वो होता है सीनियर सेकेंडरी लेवल और देन ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल इसलिए टिपिकल हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा लेंदी होता है। ठीक है, अब सीनियर सेकेंडरी की बात करते हैं इन 28 टॉपिक्स की। तो इसमें सबसे पहला फिजिकल वर्ल्ड एंड लिमिट्स है। बहुत इजी है, लेकिन जब लिमिट्स की बात आती है आपको याद होगा एमएलटी। तो इससे कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है डायमेंशंस के अंदर और विमा के अंदर कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं और वही पूछे जाते हैं आरपीएससी में, और इन्हीं क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, जो कि हमें काफ़ी पीछे ले जाता है। देखिए मारधाड़ होती है सिर्फ आधे नंबर की। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, मारधाड़ हमेशा आधे नंबर की होती है, 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर की नहीं होती। तो उसी मारधाड़ में ये एमएलटी वाला क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तो पेपर गया हाथ से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है सेकंड, मोशन वेक्टर, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी और पावर, और रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और ग्रेविटेशन। देखिए यहाँ तक का जो पार्ट है ना, ये आरपीएससी के कुछ फेवरेट क्वेश्चन होते हैं और पैटर्न क्वेश्चन होते हैं, मतलब उसी पैटर्न के ऊपर आरपीएससी चलती रहती है। तो लॉज ऑफ मोशन है, इसके ऊपर एक पैटर्न चलता है क्वेश्चंस का। ठीक है, अगर हम इसका बेसिक समझ जाएंगे ना तो वो पैटर्न से कितना भी घुमा फिरा के दे दे हम इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनके अंदर क्या होता है, वन लाइनर क्वेश्चन होता है और इसी के अंदर हमारी गलती होती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर हम कहें इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट रहता है, एक तो फ्रिक्शन के अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, उसके बाद में रोटेशनल मोशन के अंदर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रोटेशनल मोशन जैसे जड़त्व आघूर्ण और सेंटर ऑफ मास, इनके क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ट्रिकी टाइप होते हैं और थोड़ा सा उलझ जाते हैं, होते वन लाइनर है, लेकिन हम लोग क्या होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा डावाडोल होते हैं और कहानी हमारी वहीं पे ख़त्म हो जाती है, वापस आधा या 1 नंबर पीछे चले जाते हैं। तो हम लोगों को इसको थोड़ा सा ध्यान से करना होगा इसको, लेकिन हो जाएगा इजीली। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट या फेवरेट क्वेश्चन बनता है इनका ग्रेविटेशन से बनता है। ठीक है, इलास्टिसिटी से नॉर्मली यंग मॉडुलस और उनके ऊपर ही पूछते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होता है, वन लाइनर होता है। तो या फिर ये इलास्टिसिटी का कोई विमा पूछ ले जाती है या एमएलटी पूछ लाती है, जो कि इसको भी कवर कर लेता है, ये कवर कर लेता है इसको, तो ये ज़्यादा हमारा हेक्टिक नहीं रहेगा। जो मेन कहानी रहेगी इसकी लिमिट्स की, जो कि आपको आधा नंबर पीछे लेके जाने वाला है। उसके बाद में फ्रिक्शन, वर्क, एनर्जी, जो कि इसके आरपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं और फिक्स क्वेश्चन होते हैं रोटेशनल मोशन के या ऑसिलेटरी मोशन के। ग्रेविटेशन के नॉर्मली फिक्स से क्वेश्चन होते हैं, बस उन्हीं में से पूछा जाता है कि यहाँ पे चले जाएंगे तो ग्रेविटेशन कैसे होगा, बढ़ेगा, ग्राफ दे दिए जाते हैं, बस हमें थोड़ा सा जम्पशन करना होता है। थोड़ी सी अगर थ्योरी समझ आ जाती है तो हम उसको ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद में जो फेवरेट क्वेश्चन आता है इनका आता है सरफेस टेंशन से। फिक्स क्वेश्चन है सरफेस टेंशन का भी, कौन सा, बूंद वाला या फिर एक वायर के बीच में हमने एक फिल्म को स्ट्रेच किया, या फिर इस तरह का क्वेश्चन है जो कि फिक्स है। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है लिक्विड इन मोशन, नॉर्मल है, बर्नौली थ्योरम है जो आपको अच्छे से याद भी हो जाती है, बस इसके अंदर ये अलग अलग से बिकर से बना दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कहाँ से कैसे फॉलो हो रहा है। बेसिक क्वेश्चन बर्नौली थ्योरम पे ही आ जाता है लगभग। उसके बाद में आती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये फेवरेट टॉपिक है।
क्यों फेवरेट है? क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। रीज़न ये कि रियल गैस, वंडरवॉल गैस और इतना होच पोच बनता है हमारा, जिससे क्या होता है कि दिमाग खराब हो जाता है और हम लोग क्या कर देते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सभी मेनली क्वेश्चन किसका पूछा जाता है, सीपी सीवी इनका पूछा जाता है और उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। छोटी सी दिक्कत होती है, क्या होती है, वंडरवॉल गैस और इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है और वो हमारा क्वेश्चन गलत करा देता है। अब नेक्स्ट जो फेवरेट आता है आरपीएससी का, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो के कंसेप्ट अगर आपको लाज इसके अगर आ गए, ला अगर क्लियर हो गए, तो आपका ये क्वेश्चन 100% सही होगा। जो बच्चे हमेशा डरते रहते हैं कि कार्नोट गलत होता है, ठीक है, कार्नोट इंजन वैसे क्या होता है, ऐसे लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, हाँ इसको तो हम कर देंगे, पर ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर ये क्या होता है, गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो अगर हम हीट और थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक कंसेप्ट को अगर हम पकड़ लेंगे तो हमारे ये पेपर में 100% करेक्ट अटेम्प्ट होने वाला क्वेश्चन है और श्योर है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में रेडिएशन है। रेडिएशन के नॉर्मल होते हैं, स्पेक्ट्रम के अंदर पूछ लिया जाता है कि ये स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। उसके बाद में वेव्स पूछा जाता है और अच्छा टॉपिक है ये, वेव्स भी अच्छा टॉपिक है। रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से मैंने बहुत क्वेश्चन देखे हैं, इतने मैंने रे ऑप्टिक से नहीं देखे जितने कि मैंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखे हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की संवर्धन कितनी है, मैग्निफिकेशन कितना होगा, ये वो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है और उसी से हम लोग इसका सब कुछ निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी लैंग्वेज समझना थोड़ा टिपिकल टास्क है। अगर हमें लैंग्वेज इसकी समझ आ जाए ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी, तो ये सिंपल एक ही फॉर्मूला होता है और उसी से हम इसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। अब आती है वेव ऑप्टिक्स। ये हमारा यहाँ भी सेम चलेगा और यहाँ भी सेम होगा। छोटा सा टॉपिक है, ये मुश्किल से आधे घंटे का होगा, मुश्किल से। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ये जो कैपेसिटेंस वाला पार्ट है ना, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक से तो नॉर्मल एक दो थ्योरम पूछ लेंगे, मैक्सवेल रिलेशन पूछ लिया और पूछ लिया, लेकिन जो कैपेसिटेंस है ना, इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, जैसे आप किसी पीईटी का, आरपीईटी जो होती है हमारे, या जेईई का एग्ज़ाम है, उनमें भी देखोगे तो कैपेसिटेंस से अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक से तो नॉर्मल कूलम्ब फोर्स के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इस पे भी अच्छे होते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस पे भी अच्छे टॉपिक बनते हैं। मतलब कि यहाँ से हमारे पास क्या है, और ये इनका फ़ायदा ये है इस टॉपिक का कि आप एक बार इसको करके छोड़ दो, बस बाद में देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और ये अटैम्प्ट हो जाएंगे, आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी फॉर्मूला ऐसे रट्टे मारते हैं, जब हम 11th-12th में थे तब हम लोगों ने इसका खूब रट्टा मारा है, K1 Q1 Q2 अपॉन में और स्क्वायर, लेकिन बड़ी क्लासेस में आते हैं तब ये क्या होता है, हमें एक्चुअल में समझ आता है कि कूलम्ब्स फोर्स है क्या, ठीक है। तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो इन टॉपिक्स का फ़ायदा ये है कि अगर हमें कंसेप्ट समझ आ गया तो हमें दोबारा पढ़ने की उनको ज़रूरत नहीं है, हमें सब याद होता है। कैपेसिटेंस वगैरह में हम लोग एट द स्पॉट भी उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। एसी बहुत छोटा सा और बहुत इजी, इसमें सिर्फ क्या पूछा जाता है, लगभग पीक वैल्यू पूछी जाती है या फिर मैक्सिमम, मिन और कई बार मिनिमम, और उसके बाद में कई बार क्वालिटी फैक्टर पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर इसके अंदर पूछा जाता है, जो कि नॉर्मल है, आ जाता है हमें, सिंपल सी बात है। अब जो इम्पोर्टेंट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, इसमें से कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बनता है, केवल मेटल्स के ऊपर बनता है। हम लोग बस मेटल्स की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो निकालने की बात करते हैं और सिंपल सा क्वेश्चन आता है जो नॉर्मल हम लोग लास्ट में कंक्लूजन निकालते हैं लैम्डा का, वो न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। इसमें ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से
बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और ये क्वेश्चन जो होता है या फिर ये मैं कह दूं कि आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है रेडियो एक्टिविटी। और मैक्सिमम बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें हाफ लाइफ निकालनी थी या फुल लाइफ निकालनी थी, क्या निकालनी थी, और वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिविटी हमें आप अच्छे से दिमाग में बिठानी है कि कैसे इसके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके बाद में सॉलिड स्टेट एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सॉलिड से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस केवल स्ट्रक्चर से थोड़ा बहुत पूछ लिया, लेकिन सेमीकंडक्टर थ्योरी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, जैसे इसके अंदर डोपिंग का बेसिक क्वेश्चन होता है, डोपिंग के लिए कई बार पूछ लेते हैं, नए अर्धचालक क्या होते हैं और क्या होते हैं, तो इनके ऊपर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। होल कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, और ये क्या है, यहाँ हम 11th-12th का पढ़ेंगे, वापस क्या होगा, ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर वापस रिवाइज हो जाएगा, तो हमारे लिए ये करना बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए बहुत टिपिकल टास्क नहीं है ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन। सबसे इजी पार्ट, इजी टू ईजीएस्ट पार्ट अगर मैं कहूँ तो वो है, सिंपल से क्वेश्चन होंगे, 1-2 फिक्स क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं या नहीं होते हैं, मतलब इस तरीके के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसी में हम लोग क्या हो जाते हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हम लोग जब 12th का पार्ट पढ़ेंगे तब इसका बेसिक पढ़ लेंगे, और उसके बाद जब हम ग्रेजुएशन लेवल पे आएंगे तो वहाँ पे एक अलग चीज़ पढ़ लेंगे। तो हमारे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है बहुत अच्छे से फंडा क्लियर होगा। और मैं एक चीज़ आपको शर्त के साथ कहती हूँ कि 11th-12th अगर आप यहाँ पढ़ लेते हो अच्छे से, तो ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है हमारा वो अपने आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन से में मुश्किल से आपको 6 या 7 दिन लगने वाले हैं। दूसरा, मेरे चैनल की जो खासियत होगी वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई भी पेमेंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कमेंट के ऊपर मेरा देखिए कोई ध्यान नहीं होगा, ना मैं कोई उसका आंसर करने वाली हूँ। कमेंट का आंसर तभी होगा जब आप कोई प्रॉब्लम पूछोगे। उसके अलावा कोई भी कमेंट के ऊपर डिस्कस नहीं होगा, कोई भी कमेंट के ऊपर कोई बात नहीं होगी, केवल हमारा सिलेबस होगा और हम होंगे। और वो भी क्या होगा, हमारा कोशिश, मेरी हार्डेस्ट, वो कहते ना, मैंने देखा है ऑनलाइन क्लासेस मैंने खुद ने लगाई है, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन 1-1 घंटे वो बोरियत पैदा करती है। और उसके बाद ये जो पेमेंट वाला होता है ये बहुत उबाऊ सा प्रोसेस होता है। तो मैंने सिर्फ ये चैनल स्टार्ट किया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं कोई पेमेंट नहीं होगी, लेकिन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। ये मेरा कमिटमेंट है, खुद से भी है और आप लोगों से भी है। तो कमेंट केवल उसी पे डिस्कस होगी जिसके अंदर प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, उसके अलावा कोई भी कमेंट के ऊपर डिस्कस नहीं होगा। तो प्लीज़ अपने केवल प्रॉब्लम्स ही पूछिए। ठीक है, उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि हर एक लेक्चर हमारा 20 मिनट्स या 15 मिनट्स में कवर अप हो जाए, टॉपिक हमारा 20 या 15 मिनट्स में कवर हो जाए। रीज़न इसका ये होता है कि बहुत से बच्चों ने को वो टॉपिक आता होता है, या फिर लगभग सभी को आता होता है। देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम एक पेपर पढ़ते हैं तो सारे टॉपिक आते होते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं तो उससे बोरियत होती है और मैं उसको लेके बैठ जाऊं, जैसे मैं वेक्टर को लेके बैठ गई। ठीक है, मैं बताने लग गई कि वेक्टर ये होता है, वो होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है, तो वो हिस्ट्री बताने से कोई मतलब नहीं है। हमें केवल क्या करना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स करना है। ठीक है, हमें केवल क्या करना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स करना है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि 20 मिनट 15 मिनट में अपना टॉपिक ख़त्म हो। बाकी देखिए हम लोग कमेंट के ऊपर कोई कंसंट्रेशन करने वाले नहीं है तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, कोई बातें होने वाली नहीं है तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो 20 मिनट 15 मिनट मोर देन सफिशिएंट है कोई भी टॉपिक कंप्लीट करने में। ठीक है, सब्सक्राइब का मैं
बस आज कह रही हूँ, इसके बाद में मैं कभी नहीं कहूँगी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, ताकि मेरे को ये लगे कि हाँ मेरे इस एफर्ट से कोई पढ़ रहा है। देखिए, ना तो मैं कोई आरपीएससी का एग्ज़ाम दे रही हूँ, मेरे को कोई भी पर्सनल बेनिफिट इससे नहीं है। बस सब्सक्राइब का इसलिए कह रही हूँ कि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, बस। ये फर्स्ट एंड लास्ट था, ठीक है, उसके बाद कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब अगर आप करते हो ज़्यादा से ज़्यादा तो वो मोटिवेट मिलता रहता है, बाकी कोई मतलब वाली बात नहीं है। करो तो करो, ना करो तो ना करो, क्योंकि मेरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है और मैं अपनी खुशी से पढ़ा रही हूँ, बस बात ख़त्म। अब देखिए पार्ट सेकंड की तरफ आते हैं, जो कि 9 टॉपिक के अंदर हमें कवर करना है, और इसके अंदर बेसिक्स जो है ग्रेजुएशन के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिक्स बुक है बेटा, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, या तो आपके पास अगर CBH का सेट बनता है तो बेस्ट है, अगर CBH का नहीं बनता है तो JPH का। देखिए JPH के अंदर जो है ना बुक थर्मोडायनेमिक्स की, मैं उसको पर्सनली आपको बोलना चाहूँगी कि JPH की थर्मोडायनेमिक्स और वेव एंड ऑसिलेशन ये बहुत अच्छी है, आप गो थ्रू हो सकते हो। वेव एंड ऑसिलेशन और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप JPH को मैं प्रेफर करूँगी, क्योंकि रीज़न ये है कि उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल क्या CBH के अंदर बहुत टिपिकल दे रखी है, कहीं कुछ दे रखा है, कहीं कुछ दे रखा है, तो वो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। और इससे बाद में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस इन द सेंस उस यूनिट से जो एक्सट्रैक्ट होगा ना ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो इन्होंने अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। इसलिए अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में जाओ तो JPH, और वेव ऑसिलेशंस में JPH। और हाँ, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलती है JPH, या फिर मैं ऐसा करूँगी, मेरे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स की JPH, तो मैं कभी क्या करूँगी, उसकी PDF अपलोड कर दूँगी, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी प्रॉब्लम्स अपलोड कर दिया करूँगी। तो गो थ्रू फॉर द CBH और JPH फॉर वेव एंड ऑसिलेशन और थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं सबसे पहले मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स की तरफ हम चलते हैं तो नॉर्मल मैकेनिक्स है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड टफ वाली बात नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हाँ, यहाँ पे जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स, गैलीलियन मैकेनिक्स और उसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, STR थ्योरी जिसको बोलते हैं हम, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, मैं आपको पहले से बता दूं, मैं इसको देने वाली हूँ कम से कम 2 या 3 घंटे विद प्रॉब्लम्स STR को। लेकिन इतना श्योर है कि ये मेरे से करने के बाद आप कभी बोलोगे नहीं, क्योंकि मेरा देखिए कंसंट्रेशन होता है वो थ्योरी के ऊपर ज़रूर होता है, लेकिन जब आप उसको न्यूमेरिकल के अंदर अप्लाई करते हो ना, तो 100% आपका न्यूमेरिकल सही होगा, ठीक है। तो STR के अंदर हम 2 या 3 घंटे ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और RPSC का भी फेवरेट क्वेश्चन है। इसके लिए CBH बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। CBH से बेस्ट मैकेनिक्स में कोई भी नहीं है, ठीक है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है कि मैकेनिक्स में CBH से अच्छी कोई बुक नहीं है। हाँ, आप अगर इंग्लिश ऑथर की तरफ जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई उसमें नहीं है, लेकिन CBH बढ़िया है इसकी। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी CBH अच्छी है। देखिए, हमें बहुत हाई फाई ऑथर नहीं पढ़ने हैं, हम हमारे लेवल के ऑथर पढ़ेंगे। अगर देखिए हम हाई फाई ऑथर पढ़ने बैठ जाते हैं और हमें नहीं समझ आता है, जैसे ग्रिफिथ्स है, एग्ज़ाम हमारा पास में है और हमें वो ऑथर नहीं समझ आ रहा है, हम समझना चाह रहे हैं उसको, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा हमारे लेवल का जो है, हम जिसको समझ सकते हैं, देखिए कुलाम्स लॉ CBH भी वो के Q1 Q2 अपॉन R² बोलने वाला है, और ग्रिफिथ भी वही बोलने वाला है। तो अपने दिमाग से एक खास तौर से RPSC के अंदर हायर लेवल की बुक्स को मत छूइएगा। मेरा पर्सनल राय ये है कि हायर लेवल की बुक्स
फॉर आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड आप मत लीजिएगा, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, आप उसको बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो। हमें डीप टू डीपेस्ट नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए सीबीएच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेस्ट है, मैकेनिक्स में सीबीएच बेस्ट है। वेव ऑसिलेशन के अंदर जेपीएच, और थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल में मैंने पहले ही बता दिया कि जेपीएच। और देखिए मैकेनिक्स, वेव ऑसिलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और थर्मोडाइनमिक्स, ये तीनों चारों पेपर ही इसके बहुत फेवरेट पेपर हैं आरपीएससी के। और इसके अंदर मैकेनिक्स के अंदर खास तौर पे एसटीआर बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इसके आरपीएससी के। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेशक है सीबीएच इम्पोर्ट अच्छा भी है, और उसके बाद में इसके फेवरेट क्वेश्चन भी हैं आरपीएससी के। कुछ फिक्स क्वेश्चन हैं जैसे कि वेव प्रेशर हो गया और हो गया, तो बहुत जिन टॉपिक को हम लोग आमतौर पे छोड़ देते हैं ना, वही आरपीएससी उठाती है। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स मैंने पहले ही बताया, यहाँ भी बताया था और यहाँ भी बता रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है, आरपीएससी के मद्देनज़र से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्किट एनालिसिस। देखिए इसके अंदर वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, जैसे थेवेनिन थ्योरम इज रिलेटेड टू, और आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे और उसी स्टेटमेंट में क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो हाइब्रिड पैरामीटर में रिलेशंस पूछे जाते हैं नॉर्मली, एच पैरामीटर हुए और पैरामीटर्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद में जो सर्किट एनालिसिस है ना, जिसको हम बोलते हैं नोड या फिर पाई इस तरह के, या टी जंक्शन, ये जो है ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं बहुत अच्छे से आपको करवाने वाली हूँ, तो हम करेंगे भी बहुत अच्छे से। और इसकी प्रॉब्लम मैं आपको जेपीएच और सीबीएच दोनों में से करवाऊंगी। ठीक है, जेपीएच और सीबीएच दोनों में से हम इसके प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो आरपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं, थ्योरम्स रहती है, वन लाइन स्टेटमेंट होते हैं, रेक्टिफायर्स होते हैं, इम्पोर्टेंट है वही बात, इसमें फुल वेव रेक्टिफायर या क्वालिटी फैक्टर पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। हाँ, ट्रांजिस्टर के अंदर जरूर पूछा जाता है, मेनली ट्रांजिस्टर पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो डोपिंग का पूछ लेते हैं, या फिर अगर बायसित, पश्च बायसित, या फिर सर्किट एनालिसिस के अंदर पूछ लेते हैं कि यहाँ पे इस जंक्शन पे कितनी वोल्टेज है या करंट है। ठीक है, इसलिए ट्रांजिस्टर जरूर इम्पोर्टेंट है और अच्छा टॉपिक है ये। उसके बाद सॉरी, ये ओपैम यहाँ पे नहीं था, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे है, तो ग्रेजुएशन लेवल पे ओपैम नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेटर्स में क्या होता है, केवल जो इसकी डेफिनेशंस होती हैं नॉर्मली क्वेश्चन उसी के ऊपर आते हैं और इसके फॉर्मूला के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब आती है हमारी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर नॉर्मल ऑप्टिक्स देखिए 11th-12th के अंदर हमारे पास पूरी क्लियर हो चुकी है। अब जो मेन आता है ना, वो आता है लेज़र का। अब लेज़र के पार्ट में भी जो क्वेश्चन बैठता है वो आता है आइंस्टीन कोफिशिएंट ए एंड बी के ऊपर, इससे बाहर नहीं जाता है। या फिर हीलियम नियॉन लेज़र के अंदर एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बैंड विड्थ और उनका नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो पुट कीजिए और आ जाएगा। तो मेन क्वेश्चन यही होता है। हाँ, नेक्स्ट जो आता है हमारा पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए बहुत लेंथी पेपर है, इसमें हमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसके अंदर बेसिक ड्रॉबैक ये रहता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में कंफ्यूजन बहुत होता है कि हमें पूछा क्या है, पोटेंशियल स्टेप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है या क्या पूछा है, मतलब वो एक तरीके का बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो इसमें ज़रूर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम इसको भी कवर अप कर लेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में लगभग पूछा जाता है जो एनएमआर और बेसिक्स जो होते हैं वही पूछे जाते हैं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ी इजी है रेदर देन क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऑपरेटर्स पूछे जाते हैं, आरपीएससी सबसे ज़्यादा जो पूछती है ऑपरेटर पूछती है, या फिर उसके बाद में जो थ्योरम है उसकी।
ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पूछती है, उसके ऊपर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरेनफर्स्ट थ्योरम एक ही थ्योरम है इसके अंदर, तो उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अरेनफर्स्ट थ्योरम, उसके बाद में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद में वैलिड वेव फंक्शन और नोट, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट आता है ऑपरेटर्स पे। ठीक है, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, या फिर कई फेवरेट क्वेश्चन होते हैं आरपीएससी के, फिक्स फेवरेट क्वेश्चन। इसके लिए भी मैं सीबीएच ही प्रेफर करूँगी। अच्छी खासी सरदार सिंह जी की मोटी बुक आती है सीबीएच की, तो काफ़ी अच्छी है। हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आपको पुरानी बुक मिल जाती है, मैं बताऊँ आपको लगभग मिल जाए 11-12 के आसपास के सेशन की अगर बुक मिल जाए तो वो बहुत अच्छी है। ठीक है, उसके बाद आती है नेक्स्ट हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स। नॉर्मल है, इसके अंदर जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं आरपीएससी लगभग पूछती है। सबसे ज़्यादा मोमेंटम पे क्वेश्चन पूछती है, उसके बाद में काउंटर्स पे, एंड देन जीएम काउंटर या फिर सेंटिलेशन काउंटर, इनके ऊपर इनके बेसिक क्वेश्चन आते हैं। मोमेंटम पे सबसे ज़्यादा होता है, या फिर पार्टिकल के फॉर्मेशन पे होता है, जो कि हमारा पीजी के पार्ट के अंदर आ जाता है। यहाँ पे आ जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स का मॉडल्स, जब हम डिस्कस करते हैं वहाँ पे वो पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ ग्रेजुएशन पार्ट में वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, तीनों पार्ट को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। रीज़न ये है कि सेकेंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके माइंड में एक मैपिंग रहेगी। जैसे नॉर्मली कोचिंग वाले लोग क्या करवाते हैं, एक साथ चलने देते हैं, एक साथ हम नहीं करेंगे। मैं 3 प्लेलिस्ट बनाऊंगी बाकायदा। तो सबसे पहले फर्स्ट हम लोग 11th-12th को कवर करेंगे, और ग्रेजुएशन को, ये दोनों पैरेलल चलेंगी। और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन की प्लेलिस्ट थोड़ी लेट आएगी। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर मेन आरपीएससी के फेवरेट जो टॉपिक रहते हैं, एक तो मोमेंटम रहता है, दूसरा काउंटर्स और जीएम या सेंटिलेशन काउंटर। ठीक है, पार्टिकल फॉर्मेशंस और मॉडल्स जो है वो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आ जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के ऊपर। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में मैंने यहाँ भी बताया था, जो लगभग हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम यहाँ भी पढ़ लेंगे, कौन से लेवल पे, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे भी पढ़ लेंगे और वापस यहाँ पे करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, वो एडवांस प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और ये नॉर्मल प्रॉब्लम होगी। अगर एडवांस कर लेंगे तो यहाँ पे हमें इसके रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मुश्किल से 5 मिनट के अंदर हम इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को सारा निपटा देंगे। हाँ, जो इसका एक्सरे डिफ्रैक्शन वगैरह होगा उसमें एक लेक्चर पूरा लगेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न वगैरह के अंदर, उसके अंदर एक लेक्चर की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से क्या छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ज़रूरत है। उसके बाद में आती है कंडक्टिविटी। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, या फिर मैं कहूँ ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में भी कौन सी, इलेक्ट्रिक और थर्मल, और उसके बाद में सुपर कंडक्टिविटी। आरपीएससी के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, आरपीएससी यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछती है, और मैं बता दूँ आपको शॉर्ट बच्चे का गलत होता है, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम, मैं देखिए मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक और थर्मल। उसके बाद में सुपर कंडक्टिविटी तो उनको पूरा सुपर बना ही देती है। ठीक है, तो इसके अंदर जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, 1 लाइनर क्वेश्चन आता है, और बच्चा वो लगभग गलत हो ही जाता है। गलती होती है बेटा, इंसान से होती है, तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ मैं हूँ, लास्ट तक जुड़ी हूँ, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से डिस्कस करते करते करेंगे। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 3 की बात करते हैं, जो कि 7 टॉपिक के अंदर कवर होता है। 7 टॉपिक कौन से होंगे, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के मतलब कि इन्होंने क्या कर दिया, अब अलग अलग कर दिया, मैथमेटिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स।
जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स तो देखिए यहाँ पे हमारी लगभग कवर हो जाएगी। बचेंगे जो ब्रैकेट नोटेशन वगैरह ये बचेंगे, हाँ वो ज़रूर इम्पोर्टेंट है। STR मैंने अपने यहाँ पे कवर कर लेंगे तो दोबारा यहाँ करने की इतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर लेंगे। फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे 5 मिनट लगेंगे, उसको यहाँ पे इन डिटेल कर ली है तो ठीक है, तो फिर भी हम यहाँ पे कर लेंगे, तो ताकि लास्ट के दिन में जब आप रिवीजन के दौर में आओ ना, तो उस टाइम क्या फटाफट उस प्लेलिस्ट को एक बार घुमा दो अपनी नज़रों से, फुल स्पीड पे चला के 2 गुनी 3 गुनी जो भी स्पीड होती है उस पर चला के नज़रों से निकाल दोगे तो वो याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 मिनट का लेक्चर होगा और उसको अगर आप मान लीजिए क्लासिकल के अंदर STR यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर मैंने 5 मिनट की करवाई है, 1.5 गुनी स्पीड में चलाओगे तो आपके आधी मिनट ही नहीं रहे, 1 या 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हाँ, मैथमेटिकल फिजिक्स में बहुत सी नई चीज़ें आएगी, जैसे फूरियर सीरीज आ गई, लैपलास ट्रांसफॉर्म आ गया, यहाँ से फिक्स क्वेश्चन होते हैं। लैपलास ट्रांसफॉर्म और फूरियर सीरीज का फिक्स क्वेश्चन आता है RPSC के अंदर, वो बहुत ईजी सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, और यूनिट स्टेप फंक्शन के ऊपर फिक्स क्वेश्चन होता है और इजी सा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। RPSC मैथमेटिकल में ज़्यादा पंगे नहीं लेती है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं क्लियर कट कि यहाँ के लेवल से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर आपने यहाँ पे अच्छे से किए हैं एडवांस क्वेश्चन, हम बहुत अच्छे से मतलब जो डिस्कस IITs वगैरह के क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा नहीं बचता। हाँ, यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं कि नेट के क्वेश्चन कर सकते हैं, कई बार हो जाता है कि पूछ लेते हैं, बाकी पूछते नहीं हैं। RPSC इतना डीप टू डीपेस्ट नहीं जाता है, रीज़न होता है बेटा, क्योंकि इतने 3 पार्ट के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से सेट करना थोड़ा टिपिकल टास्क होता है। ठीक है, तो थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल के अंदर जो नई चीज़ आने वाली है हमारे पास, गिब्स पैराडॉक्स आता है जिसके ऊपर फिक्स क्वेश्चन आता है। गिब्स पैराडॉक्स पे 100% क्वेश्चन फिक्स होता है, यही आता है लगभग। ठीक है, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के अंदर ये लगभग फिक्स क्वेश्चन है हमारा। बाकी छोटे छोटे टॉपिक और है, लैंडल थ्योरी है और है, तो लैंगवेन थ्योरी है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वो स्टेटमेंट बेस आती है, न्यूमेरिकल नहीं आती है। अब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर्स वगैरह डिस्कस करते हैं पूरी इन डिटेल, इसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स आ जाएगी। कौन से में? ग्रेजुएशन लेवल के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स इन डिटेल आ जाएगी। अब बचता कौन सा पार्ट है इसका? मेनली स्कैटरिंग बचता है, और स्कैटरिंग के अंदर हम एक गलती कर देते हैं कि WKB छोड़ देते हैं, जबकि WKB बहुत ईजी है, बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, हमें उसको रखना होता है, बस सिंपल। और बॉर्न ओपेनहाइमर और ये सब चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन अच्छी होती है, ये पढ़नी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो ओपैम से आते हैं, फ्लिप फ्लॉप से आते हैं, और कई बार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं। तो ये पार्ट आपका बहुत अच्छे वाला होने वाला है, बहुत अच्छे से करवाऊंगी मैं इस पार्ट को। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। उसके बाद में आती है एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। यहाँ पे क्या है बेटा, बहुत इजी सा पार्ट है ये, इसमें बहुत ज़्यादा हमें माथा पच्ची करने वाली बात नहीं है। सॉलिड स्टेट हम पहले सारी पढ़ चुके होते हैं इन डिटेल। यहाँ पे हमें जो पढ़ना है नया वो ये है जीमान इफेक्ट, LS और JJ कपलिंग। हालांकि ये ग्रेजुएशन लेवल पे हम कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे इन डिटेल इतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है NMR, ESR, स्पेक्ट्रोस्कोपीज आती है, और मोजरबेयर इफेक्ट आता है जो कि इम्पोर्टेंट है। और न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो केवल मॉडल्स के अंदर कवर अप हो जाएगी। तो हमारे पास जो RPSC का फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सिलेबस है वो इस तरह से है। RPSC फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो तीनों पार्ट इम्पोर्टेंट है अपने अपने लेवल के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर हम पार्ट फर्स्ट बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा सारा कवर अप होता है। ठीक है, फिर पार्ट सेकंड इजीली गो थ्रू हो जाएंगे। अब
बात करें अगर सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड के अंदर पार्ट फर्स्ट अगर अच्छे से हो गया तो ही हमारा काम खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पार्ट फर्स्ट को हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं ताकि आपके दोनों पेपर की हो जाए। जो बच्चे सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनको फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं ना, तो वो सेकंड ग्रेड के लिए कहीं ना कहीं टेंशन में हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये फ़ायदेमंद है कि हम ये पार्ट बहुत अच्छे से कर लें और जो पार्ट सेकंड है उसको अच्छे से कर लें, तो सेकंड ग्रेड की भी आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अब सेकंड ग्रेड में जो नेक्स्ट पार्ट बचता है, मैं उसके अंदर आपको केमिस्ट्री करवा सकती हूँ और मैथमेटिक की मैं देखती हूँ, अगर पॉसिबल टाइम मैं निकाल पाई तो मैं मैथमेटिक की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़, आज मैंने कहा था ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है और मैं केवल आज के दिन कहने वाली हूँ आपको कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। और उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ में जो कहना चाहूँगी वो ये कि मेरा चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई भी किसी भी तरीके की दुकान नहीं है ये। मैं पूरी मेहनत करूँगी आपके साथ, तो आपको भी मेरे साथ रहना है। फालतू के कमेंट मत कीजिएगा, कोई भी कमेंट डिस्कस नहीं होने वाला है। हाँ, प्रॉब्लम है तो उसी जगह आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा कमेंट के अंदर, लेकिन वो लेक्चर के अंदर डिस्कस नहीं होगा। रीज़न ये कि लेक्चर मैं केवल 15 या 20 मिनट का रखना चाहती हूँ, उससे ज़्यादा हम लोग ना तो आप पढ़ पाते हो और ना हमारा वो परफेक्शन रह पाता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि सिलेबस का इंट्रोडक्शन देना था। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 11th से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। थैंक यू।